दोस्तों नमस्कार। ना आरएसएस ना एबीवीपी, फिर भी सम्राट कैसे बन गए बिहार के सीएम? सवाल सबसे बड़ा यही है और बिहार के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी हो रही। बिहार में बीजेपी वैसे तो बहुत पहले ही बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसका ऐलान 15 अप्रैल को हुआ जब सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के उस पुराने सपने का अक्ष हैं, जो सपना पार्टी ने साल 2005 में सत्ता में साझीदार बनने के बाद देखा था। लेकिन सम्राट का बीजेपी की पहली पसंद बनना कई सवाल खड़े करता है। पहला तो ये कि कभी नीतीश कुमार को पद से हटाने के लिए मुरैठा बांधने वाले सम्राट चौधरी नीतीश की पसंद कैसे बन गए? दूसरा सवाल ये कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हार्ड लाइनर को सीएम बनाने के तौर पर चुनने वाली बीजेपी को आरजेडी की पाठशाला में राजनीति का कहरा पढ़े सम्राट चौधरी ही पसंद क्यों आए? और तीसरा ये कि क्या इस फैसले से पार्टी का शीर्ष कैडर सहज है? दरअसल सवाल कई हैं और लगातार बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि हमारा त्याग है। बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नेता चुने जाने के बाद बीजेपी दफ्तर में कहा कि गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव दिया। हमारी त्याग, तपस्या और बलिदान से आज ये वक्त आया है। आरएसएस बैकग्राउंड के विजय कुमार सिन्हा के इस बयान में जो दर्द छिपा है, उसकी सबसे बड़ी वजह सम्राट का राजनीतिक करियर है। सम्राट चौधरी जो आरजेडी, जेडीयू और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से गुजरते हुए बीजेपी में आए। हालांकि सम्राट चौधरी, जिनके मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी कार्यालय में मौजूद एक पुराने कार्यकर्ता बुदबुदाते हुए कहते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, आरएसएस का आदमी सीएम बनना चाहिए। सम्राट आरजेडी से बीजेपी की चॉइस बनने तक का उसका सफर जो है उसके बारे में बताते हैं। 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। शकुनी चौधरी खुद भी सांसद और विधायक रहे। सम्राट चौधरी की मां पार्वती चौधरी भी विधायक रही। तमिलनाडु की कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स करने वाले सम्राट चौधरी की पत्नी कुमारी ममता पेशे से वकील है और इस दंपति के 2 बच्चे भी हैं। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें 1995 में एक राजनीतिक मामले में 89 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा था। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री बने, लेकिन उनकी उम्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इंडिया टुडे की हिंदी पत्रिका के अनुसार दिसंबर 1999 अंक में इस विवाद पर रिपोर्ट छपी है, जिसमें लिखा है, सम्राट चौधरी को राज्यपाल ने उस दिन बर्खास्त किया जब मंत्री महोदय अपना जन्म दिवस मना रहे थे। राज्यपाल सूरजभान ने मजाक में कहा था कि मुझे दुख है कि मैं मंत्री को उनके जन्मदिन के वक्त पर बर्खास्त कर रहा हूं। सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के फैसले को गलत बताते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उन्हें पद से हटने के लिए नहीं कहा। साल 2000 और 2010 में परबता सीट से सम्राट चौधरी विधायक चुने गए। साल 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के उभार से नीतीश कुमार ने नाराज होकर बीजेपी से नाता तोड़ दिया। उस वक्त सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी के 13 विधायकों को तोड़कर जेडीयू का साथ दिया। उसके बाद वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा में चले गए, जहां उनके पिता प्रदेश अध्यक्ष थे। साल 2017 के अंत में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सौम्य नहीं, बीजेपी को चाहिए आक्रामक नेता। बिहार में बीजेपी में आने के बाद सम्राट चौधरी ने अशोक जयंती के बड़े स्तर पर आयोजन के बाद अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके नतीजे में उन्होंने साल 2023 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी के मुताबिक सम्राट के पोटेंशियल को बीजेपी नेतृत्व ने पहचाना है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर उनकी राजनीतिक करियर का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। आरएसएस या एबीवीपी के बैकग्राउंड से इतर भी वो बीजेपी की पसंद बन गए। वो कहते हैं कि बीजेपी के पास राज्य में जो वर्तमान नेता है
वो सौम्य है, लेकिन पार्टी में ये समझ मजबूत होती जा रही है कि उसे बिहार में आगे बढ़ने के लिए एक आक्रामक और लड़ाकू लीडर चाहिए। सम्राट उसमें फिट बैठते हैं। अब देखिए, सम्राट बीजेपी में 2017 में आते हैं और वहां 6 साल के अंतराल में ही वो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच जाते हैं। फिर उप मुख्यमंत्री, वित्त विभाग, गृह विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती हैं। बीजेपी के अंदर सम्राट को सीएम बनाने को लेकर कई नेता बहुत सहज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का भी दबाव था कि सम्राट को ही सीएम बनाया जाए। वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद कहते हैं, बीजेपी से किसको सीएम बनाया जाए इसको लेकर पार्टी बहुत कश्मकश में थी, इसलिए यह मामला लटका हुआ था। बिहार में बीजेपी के साथ मुश्किल ये है कि सुशील कुमार मोदी के बाद उनके पास कोई चेहरा नहीं था जो सबको स्वीकार्य हो। सम्राट बिहार में उप मुख्यमंत्री नंबर 1 थे, इसलिए उनको प्रोजेक्ट किया जाने लगा। दूसरे राज्यों में बीजेपी किसी के चेहरे को आगे बढ़ा देती है, लेकिन बिहार में स्थिति नहीं। जातीय फैक्टर ने भी अहम रोल निभाया। सम्राट चौधरी की जाति ने भी उनके मुख्यमंत्री बनने में अहम रोल अदा किया। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, जिनकी आबादी पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। जातिगत गणना के मुताबिक बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी लगभग 4.2% है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा कहते हैं, सम्राट बीजेपी के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बन गए थे। बीजेपी चाहती है कि लव कुश समीकरण के साथ अति पिछड़ा उनके साथ आए, यानी मोटे तौर पर जेडीयू का कोर वोटर उनके साथ है। ऐसे में किसी ऐसे नेता को आगे बढ़ाना जरूरी था जो इन वोटों को बीजेपी के पाले में लाने में मदद कर सके। क्योंकि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, डिप्टी सीएम आदि बनाकर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, इसलिए सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए जरूरी थे। दरअसल बीते कई सालों से बीजेपी राजद के कोर वोटर एमवाई में से वाई को अपने साथ लेने की लगातार कोशिशें कर रही है। वाई यानी कि यादव, जिनकी कुल आबादी लगभग 14% से ज्यादा है। अरविंद शर्मा कहते हैं, बीजेपी पहले ही समझ चुकी है कि यादव उससे वोट नहीं करेंगे। पार्टी ने इसके लिए भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को आगे लाकर ये करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो उसमें सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में पार्टी दूसरी जातियों पर इन्वेस्ट कर रही है। चूंकि अति पिछड़ों में बीजेपी के कई नेता सम्राट चौधरी के कद का तैयार नहीं हो पाए हैं, इसीलिए पार्टी के पास सम्राट चौधरी ही ऑप्शन के तौर पर बचते थे। 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी शासन, जिनका सम्राट चौधरी कभी खुद भी हिस्सा रहे, उसने भी बीजेपी को यह फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। फैजान अहमद कहते हैं कि लालू यादव सरकार में यादव डोमिनेटिंग थे, लेकिन नीतीश ने गैर यादव के साथ अति पिछड़ों को जोड़ा। बीजेपी इसी कास्ट कॉम्बिनेशन को अपने साथ लाना चाहती है, इसलिए सम्राट को सीएम बनाया गया। सम्राट और नीतीश कभी पास पास तो कभी दूर दूर। साल 2013 में सम्राट आरजेडी से विधायक थे। इस साल नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी के उभार को लेकर असहजता बढ़ रही थी। साल 2010 में एनडीए गठबंधन को बम्पर जीत मिली। इस गठबंधन ने 206 सीटें जीती थी, जिसमें अकेले जेडीयू ने 115 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। उस वक्त जेडीयू को कांग्रेस के 4, सीपीआई के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों का साथ मिला। तब सम्राट चौधरी आरजेडी के 13 विधायकों को तोड़कर उन्हें जेडीयू के पाले में ले आए थे। आरजेडी की टूट के बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के करीब आए, लेकिन बाद में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश को कुर्सी से हटाने के लिए मुरेठा बांधने वाला बयान दिया। बाद के दिनों में जब सम्राट चौधरी एनडीए सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो वे नीतीश की परछाई सरीखे हो गए। आलम यह था कि विधानसभा में जब सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्री रहते हुए बजट भाषण पढ़ा, तो खुद सीएम ने खड़े होकर उनके कंधे दबाकर शाबाशी दी। कुशवाहा समाज के लिए नीतीश कुमार उदार। अरविंद शर्मा ये भी कहते हैं कि लव कुश समीकरण के प्रति नीतीश कुमार का प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है।
उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उमेश कुशवाहा को विधायक न होते हुए भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके नाम के पीछे कुशवाहा लगा था। नीतीश चाहते थे इसी समीकरण से कोई नेता सीएम बने। फैजान अहमद कहते हैं यह नीतीश की भूमिका बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारे नाम मीडिया में तैरने लगे थे तो नीतीश ने अपनी नाराजगी बीजेपी के सामने जाहिर कर दी थी। नीतीश समृद्धि यात्रा में सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की इच्छा जाहिर कर चुके थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या चाहते थे? सबसे बड़ा सवाल यही है। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों में से एक बड़ा तबका मानता है कि नीतीश की इच्छा से ही सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया है, लेकिन सम्राट के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कितनी सहमति थी? रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगवाने में अहम भूमिका जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने निभाई। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने समझाया कि बीजेपी ने एक कुशवाहा नेता पर बीते कुछ सालों में बहुत कुछ निवेश किया, यानी कि सबसे ज्यादा निवेश किया। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाया गया तो लव कुश यानी कि कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा में गलत मैसेज जाएगा। फैजान अहमद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रजामंदी पर कहते हैं सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सहमति से ही बने, बिना उनकी मर्जी के सम्राट सीएम नहीं बन सकते थे। इन दोनों नेताओं की चाहत नहीं होती तो नीतीश के कहने पर भी सम्राट को सीएम नहीं बनाया जाता। चूंकि सम्राट दोनों शीर्ष नेताओं की सहमति से सीएम बन रहे हैं तो उन्हें बहुत दिन तक बीजेपी के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान को नहीं झेलना होगा, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। नीतीश कुमार का बहुत बार अपमान कर चुके थे सम्राट। राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र नीतीश कुमार के सम्राट को मुख्यमंत्री बनाने की चाहत को खारिज करते हैं। वे कहते हैं नीतीश कुमार चाहते थे, ये मिथ है। सम्राट गृह मंत्री थे और साथ में चल रहे थे। सम्राट तो नीतीश कुमार को बहुत अपमानित कर चुके हैं। बीजेपी को कोई परवाह नहीं होगा कि नीतीश कुमार किसको चाहते हैं। सम्राट को सीएम बनाने में बीजेपी का अपना फैसला है। वो आगे कहते हैं अभी बीजेपी को फिलहाल असम की तरह बिहार में पॉलिटिक्स नहीं करनी है। वो सत्ता का स्मूथ हस्तांतरण चाहती थी क्योंकि अभी वो अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकती। बीजेपी ने दिखा दिया कि बिना आरएसएस बैकग्राउंड वाले नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बिहार में उन्होंने यही करके दिखाया। अब जेडीयू का बिहार में भविष्य क्या होगा? साल 2005 से बिहार में सीएम कुर्सी पर काबिज रही जेडीयू का भविष्य अब क्या होगा? इस सवाल पर फैजान अहमद कहते हैं जेडीयू तभी टूटेगी जब बीजेपी चाहेगी। ये काम बीजेपी कर सकती है, कोई दूसरा दल नहीं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश युग का अंत हो गया। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चयन के बाद कहा वो नीतीश जैसा ही काम करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ संसद सत्र के दौरान ही नहीं दिल्ली में रहेंगे और बाकी वक्त बिहार में सरकार के मार्गदर्शन में गुजारेंगे। भविष्य में बिहार की राजनीति में देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी नीतीश कुमार बीजेपी की वैचारिक जमीन और सरकारी कामकाज में कितना दखल अपना रख पाते हैं। इस खास रिपोर्ट को लेकर के इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।